Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस सप्ताह के बाद यानी सोमवार मंगल तक देश को नई सरकार मिल जाएगी। यह भी तय हो गया है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद को संभालने वाले हैं। पिछले 10 साल तक नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने अकेले बूते पर पूरे देश की सत्ता को संभाला और शानदार तरीके से अपने कामकाज को जो उन्होंने आयाम दिए, उससे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री तो बने हैं, लेकिन अब उनको वो पहली जैसी स्वतंत्रता शायद नहीं मिल सके। कारण ये है कि भाजपा को वो पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो अपने बल पर सरकार बना सकते। अब जो सरकार बनी है या बनने जा रही है, वो एनडीए के भरोसे बन रही है। अभी तक नरेंद्र मोदी जिस तेवर और तल्खी के साथ एनडीए को अपने पास फटकने नहीं देते थे, आज वही नरेंद्र मोदी उन एनडीए के घटक दलों के आगे नतमस्तक हैं, जो उनको ऐसे गाढ़े वक्त पर संजीवनी के रूप में सामने आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो कि बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। चाहे वो महागठबंधन की सरकार में रहे हों, चाहे वो एनडीए की सरकार में रहे हों, 20 साल से वो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। वहीं दूसरे जो घटक दल हैं, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, और उनके जो सुप्रीमो हैं चंद्रबाबू नायडू, उनसे भाजपा का पहले से भी संबंध रहा है। 2014 में जब सरकार बनी थी तो टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू सरकार में शामिल थे, लेकिन 2014-19 के चुनाव से ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू ने अपना एनडीए से नाता तोड़ दिया। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो तीसरे मोर्चे को बनाने के लिए सबसे आगे अग्रणी नेता में थे, जो कि मोदी के खिलाफ में गठबंधन तैयार करने की कोशिश में थे। आज वही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए सरकार बनाने के लिए सबसे खास घटक दल बन गए हैं। इस समय भाजपा के पास उतना बहुमत नहीं है जितना कि एक सरकार को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। यानी वो जादुई 272 सीटों का जो आंकड़ा है, भाजपा के पास नहीं है। यही वजह है कि उसको एनडीए के अन्य घटक दलों को अपने साथ में लाने का जुगाड़ करना पड़ रहा है। बिहार में किंग और अब केंद्र सरकार में किंग मेकर की भूमिका में होगी जेडीयू। तो त्यागी जी, केंद्र सरकार में एक लंबे समय बाद और सीधे किंग मेकर की भूमिका, ये लम्हा जेडीयू के लिए कैसा है? नहीं, हम बिहार में एक बड़ी ताकत के रूप में लंबे समय से कार्यरत हैं। नीतीश जी ने जिस तरह से वहां गुड गवर्नेंस के जरिए समाज के बड़े तबके का समर्थन हासिल किया है, उसकी वानगी कई बार जनता के सामने आ चुकी है। खासतौर से महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी महिलाओं का सभी विभागों में आरक्षण और समाज के जो वंचित समाज के लोग हैं उनकी व्यापक हिस्सेदारी। बिहार में भी हम लोगों ने जन आधार एनडीए का बढ़ाया है और अब विषम परिस्थितियों में भी उन्हें एक बार हम एनडीए के मजबूत हिस्सेदार के रूप में उभर करके आए हैं। जाहिर है प्रसन्नता का विषय। ये खबर तो हम सब चला रहे हैं कि अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अलग अलग मांगे रख रही हैं मंत्रालयों को लेके। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ये बताएं किस मंत्रालयों पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये जरूर देश जानना चाहेगा कि वो कौन से विभाग हैं जो चाहती है कि जेडीयू उसे मिले ताकि वो बेहतर काम डिलीवरी दे पाए अपने पुराने अनुभव को देखते हुए। देखिए, पुराने अनुभव तो अटल जी के समय में रक्षा मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाकघर और ये अपना कम्युनिकेशन मंत्रालय सभी जनता दल यूनाइटेड के पास थे। लेकिन समय और परिस्थितियां बदली हुई हैं। बेसिकली हम लोग
विलेज ओरिएंटेड पार्टीज हैं। बिहार के विभाजन के बाद जो दुर्गति बिहार की हुई थी और लालू जी के समय की बैड गवर्नेंस, उसको लेकर वहां की इकोनॉमी खराब थी, उसको पटरी पर लाने का हमने प्रयास किया, लेकिन विभाजन के बाद वहां का ढांचा चरमरा गया, सभी संसाधन चले गए झारखंड में। तो हम लंबे समय से, लगभग 20 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो वहां पर विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया जाना चाहिए। और ऐसे कौन से मंत्रालय होंगे जो आपको लगता है बिहार के लिए मददगार होंगे अगर जेडीयू के हिस्से में आते हैं? नहीं, वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, ना कोई हमारी जिद है, ना कोई हमारी शर्त है। बिहार के विकास के लिए नीतीश जी और मोदी जी जो बेहतर समझेंगे वो हमको स्वीकार्य होगा। कुछ विषय ऐसे थे जिनको लेकर के जेडीयू सहमति नहीं थी। मुझे याद है जून में मैंने ही आपका इंटरव्यू किया था, खासकर अग्निवीर योजना, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह का कंटेंशन, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब इन विषयों को लेकर जेडीयू का रुख क्या होगा? जस का तस है, लेकिन समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे बजाय कन्फ्रंटेशन के। यूसीसी पर समर्थन होगा जेडीयू का? यूसीसी पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी विधि आयोग के अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ मिल करके विचार विमर्श करके कोई यूनिफाइड फॉर्म निकालना चाहिए। और जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, उसका हम समर्थन कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी खुद कई अवसरों पर, और पिछले दिनों जो वो राष्ट्रपति महोदय की, पूर्व राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसमें भी मैंने रिप्रेजेंट किया था। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विरोधी नहीं। और एक योजना थी अग्निवीर, उसको लेकर भी जेडीयू मुखर रही है। अब उस पर आगे क्या रुख होगा? देखिए, अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और ये देखना होगा कि जब नई सरकार का गठन होगा तो जेडीयू के इस प्रस्ताव पर क्या सरकार में इस पर विचार विमर्श होता है। फिलहाल दिल्ली से शगुन भारद्वाज के साथ में आशुतोष मिश्र। पिछले साल तक यानी 2023 के जुलाई महीने तक प्रधानमंत्री मोदी और शाह ने अपने घटक दलों को, एनडीए के घटक दलों को याद तक नहीं किया था। और जुलाई के बाद, जुलाई में जैसे ही इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई, वैसे ही उनको चिंता सताने लगी और वो अपने उन घटक दलों के नेताओं को या दलों को पास में आमंत्रित करने लगे कि हम लोग एक होकर एक बार फिर से आगामी आम चुनाव को लड़ने जाएंगे। और इसमें बहुत सी जगह पे उनको सफलता भी मिली, जैसे यूपी में तो योगी सरकार, जो कि बीजेपी की सरकार चला रहे हैं, सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं, भाजपा का प्रचंड बहुमत उनको मिला। लेकिन इसके बावजूद उनको ऐसे छोटे छोटे घटक दलों को अपने साथ लाने की मजबूरी हुई कि जिनको मोदी कभी अपने पास खड़े होने तक की बात नहीं करते थे, वो उनके पास सीधे डायरेक्ट बात करने की कोशिश में लग गए। जैसे कि ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, और जब पहली बार 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में बनी तो उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। शुरुआत से ही योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर के बीच में मतभेद चलते रहे। साल 6 महीने के भीतर ही सरकार से और योगी आदित्यनाथ से नाराजगी जताते हुए ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी छोड़ एनडीए से नाता तोड़ लिया और भाजपा और प्रदेश सरकार के खिलाफ में प्रचार प्रसार में जुट गए। उसके बाद ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ अपनी गठबंधन किया और भाजपा के खिलाफ 2022 में चुनाव लड़ा और भाजपा को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं, जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कभी भी किसी भी समय किसी का साथ छोड़ सकते हैं और किसी भी वक्त पाला बदल कर अपना नया मुकाम ढूंढ लेते हैं। जैसा कि उन्होंने 2022 के चुनाव के बाद अपने 2 महीने बाद ही समाजवादी पार्टी से नाराज़गी जताते हुए और अखिलेश यादव को बुरा भला कहते हुए
समाजवादी गठबंधन के साथ में अपना नाता तोड़ा और एक बार फिर वापस आम चुनाव के ठीक कर ले। वो भाजपा में फिर से भाजपा के गठबंधन में जुड़ गए और यहाँ तक कि जिस योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को वो पानी पी पी कर कोसते थे, मोदी के बारे में उन्होंने कहा था कि देश का क्या, ये दुनिया भर के सबसे बड़े झूठों में एक हैं प्रधानमंत्री मोदी। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा था कि इनको तो मंदिर के आगे भीख मंगवाऊंगा। ऐसे लोग आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हैं। इसके अलावा संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए भाजपा को धमकाते हैं। ऐसे में भाजपा की आप स्थिति को समझ सकते हैं कि उनको इंडिया गठबंधन का कितना भय सता रहा है। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। आप सीनियर। चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए। 1989 में एनटीआर की पीठ पे चूड़ा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा अटल जी के साथ हो लिए। जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई, एनडीए से अलग हो गए। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए, नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। मित्रों, इनके मन में है कि चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आएगी तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। चंद्रबाबू जी, एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं चंद्रबाबू जी से पूछना चाहता हूं, आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपने आंध्र प्रदेश को नारा आपके बेटे के अलावे, नारा लोकेश के अलावे क्या दिया है? एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों,